हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मित्सुबिशी BC-F2 एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान के बारे में देखेंगे जो कि जापानी है। मित्सुबिशी F2 एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो जनरल डायनेमिक्स एंड F-16 फाइटिंग फाल्कन से बना है और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित है, जिसमें जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विनिर्माण में 60-40 का विभाजन है। F2 के डिज़ाइन का आधार F-16 एजॉल फाल्कन है जो एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर प्रतियोगिता के लिए कम लागत वाला विकल्प प्रदान करने के लिए जनरल डायनेमिक्स द्वारा एक असफल प्रस्ताव है। उत्पादन 1996 में शुरू हुआ और पहला विमान 2000 में सेवा में आया। प्रकार की बात करें तो बहुउद्देशीय लड़ाकू है। राष्ट्रीय मूल जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्पादक जो है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज एंड लॉकहीड मार्टिन। स्थिति सेवा में है। प्राथमिक उपयोगकर्ता जापान वायु आत्मरक्षा बल। निर्मित संख्या 98। निर्मित 1995 से 2011। परिचय तिथि 2000। पहली उड़ान 7 अक्टूबर 1995 से विकसित। जनरल डायनेमिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन है। 2008 तक पहले 76 विमानों ने सेवा में प्रवेश किया, जिसमें कुल 98 एयरफ्रेम का उत्पादन किया गया। लड़ाकू विमान पर पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया सारणी रडार JFG-1, जिसे 1995 में मित्सुबिशी ने F2 पर पेश किया था। F2 का उपनाम वाइपर 0 है, जो F-16 के अनौपचारिक उपनाम वाइपर और मित्सुबिशी FM-0 का संदर्भ है। अगर इसकी विकास की बात करें तो JASDM और उसके ठेकेदारों ने 1981 की शुरुआत में ही पुराने मित्सुबिशी F1 लड़ाकू विमान के जापानी डिजाइन और जापानी निर्मित प्रतिस्थापन विकसित करने पर विचार किया। 1985 में एक औपचारिक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया। जापान के घरेलू स्तर पर विमान विकसित करने की शुरुआत थी। इरादे मैकडॉनल डगलस से लाइसेंस के तहत एक F-15J लड़ाकू विमान के उत्पादन में जापान की पिछली सफलता पर आधारित है। जापानी रक्षा ठेकेदार ने तर्क दिया कि उन्हें अपने इंजीनियरों के कौशल को विकसित करने और बदले में जापानी विमान उद्योग को विकसित करने के लिए शुरू से ही एक नया विमान बनाने की आवश्यकता थी। 1985 में जब कार्यक्रम ने औपचारिक रूप लेना शुरू किया तो कई अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता जताई कि इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप घटिया विमान तैयार होगा और इससे अमेरिका जापान रक्षा संबंध कमजोर होंगे। पेंटागन के अधिकारियों ने F-16 एवं F/A-18 प्लेटफॉर्म पर आधारित विमान के सह उत्पादन या सह विकास की वकालत की, क्योंकि उनका मानना था कि जापान अमेरिकी विमान खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा। 1987 की शुरुआत में कैस्पर वेनरगर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर इस परियोजना को USA जापान द्विपक्षीय संयुक्त विकास के रूप में निष्पादित करने के लिए औपचारिक रूप से दबाव डालना शुरू कर दिया। इस लॉबिंग का समय संयुक्त राज्य अमेरिका में जापान बेसिंग की ऊंचाई के साथ मेल खाता था। तोशिबा कोंग्सबर्ग घोटाला, जिसमें तोशिबा को कॉकॉम प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ को प्रोपेलर मिलिंग मशीनरी बेचते हुए पाया गया था। मई 1987 में सार्वजनिक हुआ। US जापान संबंधों में गिरावट के जोखिम के बीच जापान का बातचीत का रुख बदल गया। रीगन प्रशासन और नाकासोन सरकार ने अक्टूबर 1987 में संयुक्त परियोजना की घोषणा की। नवंबर 1988 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत जनरल डायनेमिक्स अपनी F-16 फाइटिंग फाल्कन तकनीक मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को प्रदान करेगा और एक संयुक्त प्रमुख ठेकेदार के रूप में विकास कार्य का 45% का संभालेगा। अमेरिकी पक्ष में अमेरिकी विदेश विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका के लिए जापानी तकनीक तक पहुंच और अमेरिका जापान संबंधों को मजबूत करने के साधन के रूप में इस परियोजना का समर्थन किया। लेकिन वाणिज्य विभाग और कांग्रेस के कई सदस्यों ने अमेरिकी एरोस्पेस फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जापान की क्षमता को मजबूत करने के जोखिम के कारण इस परियोजना का विरोध किया। कांग्रेस ने विरोधियों ने तर्क दिया कि जापान को दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे की भरपाई के लिए अमेरिकी विमान खरीदना चाहिए। सीनेट के 20 से अधिक सदस्यों ने सौदे की आधिकारिक समीक्षा की मांग की। जनवरी 1979 में जॉर्ज H.W. बुश के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अमेरिकी सरकार ने समझौते की घरेलू आलोचना का जवाब MU की शर्तों के स्पष्टीकरण की मांग करके दिया गया, जिसे जापानी सरकार ने इसे फिर से बातचीत करने के प्रयास के रूप में देखा। ब्रूस प्रशासन विशेष रूप से जापान को प्रौद्योगिकी
हस्तांतरित करने के जोखिम से चिंतित था। ब्रूस ने अप्रैल 1989 में अपने जापानी समकक्ष नोबुरू ताकेशिता के इस्तीफे से कुछ समय पहले एक संशोधित समझौते की घोषणा की, जिसके तहत उड़ान नियंत्रण और हथियार नियंत्रण सॉफ्टवेयर तक जापानियों की पहुंच सीमित कर दी गई, जबकि अमेरिका को परियोजना के लिए जापान द्वारा विकसित किसी भी नई तकनीक तक पहुंच होती थी। अमेरिकी ठेकेदारों को कार्यक्रम के लिए कम से कम 40% उत्पादन की गारंटी दी गई थी। कांग्रेस ने जून 1989 में इस समझौते पर आधिकारिक नाराजगी व्यक्त करते हुए उसकी पुष्टि की। जापानी सांसद सितारो इशिहार अंतिम सौदे के मुखर आलोचक थे। उन्होंने 1990 में लिखा था कि हमारे विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों ने निर्णय लिया है कि एक और द्विपक्षीय मुद्दे पर अंकल सैम के क्रोध को झेलने की अपेक्षा विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना बेहतर। और उन्होंने बताया कि हम अपनी सबसे उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका को दे देते हैं, लेकिन हम जिस भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं उसके लिए लाइसेंस और पेटेंट शुल्क का भुगतान करते हैं। उत्पादन की बात करें तो FSX कार्यक्रम में काम शुरू हुआ, जिसे शुरू में कंपनी ने मित्सुबिशी SX-3 नाम दिया था। जनरल डायनेमिक्स ने अमेरिकी वायुसेना को F का एक बड़ा संस्करण पेश किया और इसे एडवांस टैक्टिकल फाइटर प्रतियोगिता में कम लागत वाले विकल्प के रूप में शामिल करने पर विचार किया था। दोनों में से कोई भी सफल नहीं हुआ, हालांकि यह अवधारणा F2 विकास के लिए शुरुआती बिंदु बन गई। एजाइल फाल्कन को विंग डिजाइन का इस्तेमाल किया, लेकिन अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स के मानकों के अनुसार अपडेट किया गया था। जापान के F को बदलने के अपने मुख्य हवाई सेट था लड़ाकू विमान के पूरक के रूप में लड़ाकू विमान चयन किया। लागत साझा करने की जिम्मेदारी 60% जापान और 40% अमेरिकी द्वारा विभाजित की गई थी। लॉकहीड मार्टिन सभी पिछली फ्यूजर और विंग लीडिंग एज फ्यूलेप्स और 10 बाएं हाथ के विंग बॉक्स से 8 का विनिर्माण करेगा। कार्यक्रम विवादास्पद था क्योंकि इकाई लागत, जिसमें विकास लागत शामिल है, ब्लॉक 50-52 F-16 की तुलना में लगभग 4 गुना है, जिसमें विकास लागत शामिल नहीं है। विकास लागत को शामिल करने से वृद्धिशील इकाई लागत विकृत होती है। हालांकि नियोजित खरीद स्तरों पर प्रति विमान कीमत कुछ हद तक अधिक थी। 141 F2 की प्रारंभिक योजना को इकाई लागत को 7.5 मिलियन तक कम कर दिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन को कम लागत शामिल नहीं है। 2008 तक 94 विमानों की योजना बनाई गई। F2 की पहली उड़ान 7 अक्टूबर 1995 को हुई थी। उस वर्ष बाद में जापानी सरकार ने 141 के लिए एक आदेश को मंजूरी दी, लेकिन इसे जल्दी घटाकर 130 कर दिया। 1999 तक सेवा में प्रवेश के लिए संरचनात्मक समस्याओं के कारण सेवा में प्रवेश 2000 तक विलंबित हो गया। लागत दक्षता के मुद्दों के कारण 2004 में विमान के ऑर्डर को घटाकर 98 कर दिया गया। अनुबंध के तहत ऑर्डर दिए गए 94 उत्पादन विमानों में से अंतिम विमान 27 सितंबर 2011 को रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। अंतिम उत्पादन F2 लड़ाकू जेट के रोल आउट समारोह के दौरान मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने पुष्टि की। F2 का उत्पादन समाप्त हो जाएगा और निर्माता द्वारा कोई और F2 लड़ाकू विमान नहीं बनाया जाएगा। 2014 तक 61 एकल सीट वाले विमान उड़ रहे हैं और 21 में 2 सीट वाले प्रशिक्षक विमान शामिल हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।